तो इश्क हो ही गया। भाग 27। अंतिम जल्दी से नहा लिया। उसके बाद गीले कपड़े को सुखाने गया और जब नीचे आया तो राधा बाथरूम में चली गई। अंतिम अपनी चप्पल पहना। देखकर ही लग रहा था कई सालों से उसका उपयोग हुआ है, कई बार सिलवाया गया होगा और कितनों ही बार वो चप्पल चलते चलते टूटी होगी। पर अंतिम के पास ना इतना वक्त है और ना ही फिजूल पैसे की हमेशा नई चप्पल ले। अंतिम नीचे आया तो अभी कोई जगह नहीं था। कल की हुई बात के बाद आज घर बेहद पराया सा लग रहा था। अंतिम की वजह से राधा तो जल्दी जाग गई, पर शायद किसी और को आदत नहीं थी जल्दी जागने की। किसी को आसपास न देखा तो सीधे अपने माता पिता के कमरे के चौखट के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाज़ा बंद था। अंतिम झुककर चौखट को छू के ये मान लिया कि अपने पिता के पैर छू रहा, क्योंकि माँ के पैर तो जब चाहे छू सकता था, पर शायद पिता के पैर अब उससे दूर हो चुके थे। अंतिम जैसे ही चौखट को छुआ, बंद दरवाजे के उस ओर खड़े राम नरेश जी भर मन से अपना हाथ ऊपर किए, जी भर उसे आशीर्वाद देने लगे। असल में राम नरेश जी को हमेशा से पता था कि अंतिम अब भी उनका आशीर्वाद लेने आता है और वो खुद उस वक्त तैयार रहते हैं अपने अंतिमुआ को आशीर्वाद देने के लिए। भले ही आज उन दोनों के बीच वो बंद दरवाज़ा था जिसे खोला तो जा सकता था, पर कहीं ना कहीं उस मन के पारदर्शी दरवाजे को बंद कर दिया गया था और अब उसकी चाबी कहीं दूर खो चुकी थी रिश्तों के द्वंद्व में। अंतिम आशीर्वाद लेने के बाद वापस कमरे में आया, दुकान की चाबी लिया। अभी जल्दी ही थी तो हमेशा की तरह छत पर चला गया गंगा मैया को दूर से ही देखने के लिए। सुबह की गंगा आरती उतनी ही सुकूनदेह होती है जितनी रात की, बस आज वो देख नहीं पाया। मगर मंदिरों के भीतर से आते शंखनाद और घंटियों की आवाज़ें सुनाई पड़ते ही अंतिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी दूर से एक रास्ता दिख रहा था जो सीधे 80 की घुमावदार गलियों की ओर बढ़ता था। वो रास्ता सुबह सवेरे भी लोगों से घिरा था, मगर ना जाने क्यों अंतिम की आंखें वो रास्ता टटोल रही थी। किसी को खोज रहा था वो, कोई था अपना जो अब दूर है, शायद सबसे दूर। याद आती है आपकी। अंतिम उस रास्ते की ओर देखा, तभी नीचे से आवाज़ें आने लगीं। सब जाग चुके थे। अंतिम को मालूम ही नहीं चला कब 1 घंटा बीत गया छत पर खड़े खड़े। अंतिम एक आखिरी बार उस रास्ते की ओर देखा और वापस नीचे आ गया। नीचे राधा चाची जी और सुधा माँ के साथ नाश्ता तैयार कर चुकी थी। सुनंदा भाभी को सबसे पहले नाश्ता दिया गया क्योंकि उनकी जो हालत थी उसके लिए ज़रूरी था। अंतिम के आते ही राधा जल्दी से उसका हाथ पकड़े बिठाई। जल्दी से बैठो, मैं खाना लगा रही। जी, अंतिम कहा और सामने देखने लगा। पुष्कर भैया उसके सामने बैठे थे और अंतिम को देखते ही उन्होंने मुंह फेर लिया। राम नरेश जी अभी तक बाहर नहीं आए थे। अंतिम खामोशी से नीचे देखने लगा। जल्दी राधा नाश्ता रखने आई तो अंतिम बोल पड़ा, राधा जी दोपहर में तैयार रहिएगा, हम आपका एडमिशन करवाने चलेंगे। हे भगवान, अब घर की बहुरिया बाहर मटक मटक के पढ़ने जाएगी। तुलसी माँ बुदबुदाते हुए राधा के ऊपर तंज कसी। जब हाथ से निकल जाएगी तब मालूम चलेगा। दीदी क्या बोल रही हैं आप? चाची जी उन्हें टोकी। हाँ हाँ, सब हमको रोको, जिस दिन भाग जाएगी। बड़ी माँ आगे बोलती, उससे पहले ही अंतिम एक तेज़ आवाज़ के साथ टेबल पर अपना हाथ मारा। हम कह दिए तो कह दिए, आइंदा राधा जी के बारे में ऐसी ओछी बात नहीं होनी चाहिए। चाहे जो कीजिए हमारे साथ, मगर राधा जी का एडमिशन होकर रहेगा। अंतिम का यूँ बड़ी माँ को कहना बड़े पापा को पसंद नहीं आया और वो खड़े होकर खींचकर एक थप्पड़ उसे मार दिए। बहुत जुबान चलने लगी है, भूलो मत, बहुत छोटे हो, सोच से भी और औकात से भी। अरे तुम जैसे लड़के पर तो कोई थूके ना। अंतिम बस खामोश था। वो चाहता तो जवाब दे सकता था, पर बड़ों का लिहाज करना ही सिखाया गया था आज तक उसे। तो किसने कहा थूकिए? अंतिम के सामने खड़े होकर। दुबे जी जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं, बल्कि आप लोगों को इससे कुछ सीखना चाहिए।
आज ये चाहते तो जवाब दे सकते थे बड़े ससुर जी, पर अब दुबे जी जो कहेंगे मैं वही करूँगी। जाऊँगी पढ़ने, देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। राधा की आंखों में गुस्सा था जो सालों पहले सब अंतिम की आंखों में देखा करते थे। राधा हाथों में पकड़े टिफिन को अंतिम की ओर बढ़ाई। जाओ दुबे जी, तुम्हारी राधा तुम्हारा इंतजार करेगी। अंतिम कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बाहर चला गया। बाहर जाते ही इसकी आंखों से वो आंसू निकल पड़े जो बड़ी मुश्किल से संभाला था। वो अपनी बाइक स्टार्ट कर अंतिम दुकान की ओर बढ़ गया और राधा रसोई में। इसके अंदर जाते ही घर में बहुत कहा सुनी हुई, पर क्या उसे फर्क पड़ रहा था? नहीं। वो अब भरोसा करती थी तो सिर्फ और सिर्फ अंतिम पे। अंतिम जा चुका था, ना जाने क्यों। आज मौसम एक अजीब सा गुस्सा लिए लगातार बरसे जा रहा था। लगातार हो रही बारिश ऐसी कि गलियों में पानी लहरों का रूप लिए बहने लगा। नाले भर आए थे। वही गंगा मैया सीढ़ियों से ऊपर तक आ चुकी थी। कल कल करती उनकी धारा घुंघरू समान छन छन करती एक मधुर संगीत सुना रही थी। पता नहीं क्या नाराज कर गया आज उस मौसम को, या कहें शायद अंतिम का दुख उससे भी देखा नहीं गया। जहां अंतिम के आंखों से आंसू की बूंद गिरी, वहीं बनारस की गर्म धरती पे आज बारिश की पहली बूंद गिर पड़ी। यही कारण था आज शुभ्रा और शुभ स्कूल नहीं जा पाए। पुष्कर भैया भी जिस काम के लिए आए थे वो भी अब पूरा होने को था। बस एक काम बाकी था जिसके लिए वो चलकर शुभ के पास आए, जो बरामदे से घिरे हुए हिस्से में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था। यूँ तो पुष्कर भैया कुछ खासा मतलब नहीं रखते थे शुभ से, क्योंकि शुभ की ज़ुबान पर हमेशा अंतिम चढ़ा रहता था। पर आज वो किसी काम को अंजाम देने आए थे। धीरे से शुभ के बगल में बैठे तो शुभ की कॉपी की ओर देखे। पढ़ रहे मेरे भाई? शुभ अचानक से पुष्कर भैया की आवाज़ सुन अचरज से उनकी ओर देखा, फिर अपना सिर हामी में हिला दिया। पुष्कर भैया आज बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। एक बात कहनी थी, हमको मालूम है उम्र कच्ची है मगर ज्ञान बहुत है तुम्हारे पास। पुष्कर भैया अपनी बातों में जबरन शहद घोलते हुए कहे। शुभ कहीं ना कहीं जानता था वो क्या बोलने आए हैं, मगर शांत रहा, क्योंकि ये बात वो खुद उनके मुंह से सुनना चाहता था। क्या कहना चाहते हैं भैया? शुभ हल्का मुस्कुराया। पुष्कर भैया को अब यकीन हो चला था शायद वो शुभ को अपनी बातों में बहला लेंगे, तो वो उसके कंधे पर हाथ टिकाए। तुम तो उस वक्त थे भी नहीं जब ये बात हुआ। मेरे ख्याल से मालूम ही हो गया होगा कि अंतिमुआ के नाम पूरी जायदाद हो गई। हाँ। शुभ उनकी ओर एक पैनी निगाह डाला। पुष्कर भैया जो अब अपनी बात उगलना चाहते थे वो तत्काल बोले, लेकिन तुम हमारे भाई हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। अब हमारा तो अच्छा खासा मॉल है, पर तुम्हारा क्या? अब आगे चलकर भगवान ना करे नौकरी मिलने में दिक्कत आई तो क्या करोगे? अंतिमुआ की तरह गधा मजदूरी और मिलेगा क्या? ना खाने का ठीक से और ना पहनने ओढ़ने का। चलो मान लेते हैं उसे जायदाद मिल गई, बेचकर बैंक में रख लेगा और जी खा लेगा, पर तुम्हारे नाम क्या आया? ठेंगा। समझो ये सब एक प्लान है तुम्हारे और हमारे खिलाफ। हम तो कहते हैं जाओ अंतिमुआ के पास और बोल दो कि अब तुम्हारा हिस्सा भी लगेगा। पुष्कर भैया सारी बात इतनी शातिर पने से बोले कि अगर कोई और होता तो शायद अब तक बहुत कुछ कर बैठा होता, मगर शुभ खामोश रहा। पुष्कर भैया को उसकी खामोशी कुछ समझ नहीं आई। तभी शुभ पुष्कर भैया से थोड़ा दूर हुआ, अपने कंधे से उनका हाथ हटाया और हाथ बांधे उनकी ओर देख बोला, हमको ना पैसा चाहिए और ना ही कोई हिस्सा। हम खुद काबिल बनकर अपने लिए कमा लेंगे, ताकि हम अपने बाप दादाओं की ज़मीन पर नहीं बल्कि वो लोग हमारे ज़मीन पर गर्व करें और बाद में हमें भूखे भेड़िए की तरह जायदाद पर नज़र ना रखना पड़े। शुभ बोला और अपना कॉपी किताब लेकर वापस कमरे में चला गया।
पुष्कर भैया का तो खून ही खौल उठा। ऊपर से दूर से ये सब बात सुनती तुलसी माँ भी जल बुन गई। ज़्यादा जुबान चलने लगी है उस अंतिमुआ के साथ रहते रहते। देखना तो ना तेरा अंतिमुआ भैया अब सुख से रहेगा ना ही कोई और, क्योंकि जो मेरा है वो मैं लेकर रहूँगा। पुष्कर भैया गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारे, मगर उससे दीवार को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा चोट उन्हें ही आई। दुकान में अंतिम कब से इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था, जिसे शंकर काका कई देर से गौर किए। अब उनसे रहा नहीं गया तो वो अपनी जगह से उठ अंतिम के सामने आ खड़े हुए, जिससे अंतिम के कदम ठिठक पड़े। ये अंतिम क्या कर रही है कब से? हम देख रहे हैं, जब देखो इधर नहीं तो उधर। अरे एक जगह यहाँ ठहर नहीं जाला क्या बात है? शंकर काका के पूछने पर अंतिम परेशानी से सामने बारिश की ओर देखा। बारिश की वजह से कोई कहीं जा नहीं सकता। तो तुम कब से विचलित होने लगे ग्राहक के ना आने से? शंकर काका गंभीरता से पूछे। कोनो बात हो का अंतिमुआ? बात नहीं काका, हमको राधा जी का कोचिंग में एडमिशन करवाने के लिए उनको लेकर लंका जाना था, मगर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अंतिम व्यथित हो उठा था। वो अब कुछ भी करके राधा को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर कोई ना कोई अड़चन आ ही रही थी उसके राहों में। तो बारिश रुक जाई तो जाए, काहे इतना घबराते हुए? काका उसे शांत करने को बोले। तभी अंतिम झट से पूछा, हम अकेले चले जाए? ऐसे राधा जी भीगेंगे नहीं? और तुहार का? भवे से कोड़ काका पूछे। हमारा काका का मतलब है हम भींगे चाहे नहीं, कम से कम राधा जी का एडमिशन तो हो जाएगा। अंतिम काका को समझाया, मगर काका बिल्कुल तैयार नहीं थे उस भीषण बारिश में अंतिम को बाहर भेजने से। नहीं, शाम के जाए और अब बैठ, चाय लेके आल ही घरे से पी ले। अंतिम काका की बात ठुकरा भी नहीं सकता था, तो चुपचाप वापस उनके पास बैठकर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। दुकान में ही एक और रखे चाय के थर्मस में से काका 2 प्याली चाय निकाले, साथ ही एक पार्ले जी के बिस्कुट का पैकेट। बारिश आज कुछ ज़्यादा ही है, ना जाने भोलेनाथ किसके आने का इशारा कर रहे हैं। सैलाब तो नहीं आई? काका बाहर सड़क पर भरे पानी की ओर देख बोले। अंतिम डूब सा गया था उस पानी को देखने में कि अचानक से बोला, रेनकोट पहन के जाएं? चुप, ना जाने का इतना बखला गया है। काका अंतिम को डांटे, और उसके बाद अंतिम फिर ऐसा कुछ नहीं बोला जिससे उसे डांट पड़े। इधर राधा भी कब से बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। तभी वो मुस्कुराई और अपनी अलमारी खोलकर एक अच्छी सी साड़ी देखने लगी, जो वो पहनकर अंतिम के साथ जाएगी। ना जाने क्यों राधा को आज बहुत उत्सुकता थी अंतिम के साथ बाहर जाने की। वो तो आज उस बारिश को भी कोस रही थी जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी। कुछ देर के लिए रुक नहीं सकती हो क्या? देख नहीं रही मुझे अपने 2 बेटे के साथ बाहर जाना है, मगर तुम तो डुबाने में लगी हो। क्या करती बेचारी राधा, वो बारिश को कोसने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। तो हेलो, मैंने पार्ट इस बार जल्दी ही दिया है, तो मुझे कमेंट में कुछ मत कहना। हाँ, कमेंट में कहानी के बारे में आप लोग ज़रूर कुछ कह सकते हैं, तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग के साथ।